हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार एसआई और बिहार एसएससी का फॉर्म आया हुआ है और बहुत ज़्यादा वैकेंसी रेलवे का भी आने वाला है। ये तीन जो एग्ज़ाम है अभी तत्काल में आने वाला, उसमें साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और साइंस हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जीएस का भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, तो जीएस का भी पेपर आपका एग्ज़ाम से पहले पूरी अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट करा दिया जाएगा। यांत्रिकी जो मैकेनिज्म है, मैकेनिक्स है, उसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो ये बात आपको याद रखना है। आज का सेकंड लेक्चर है फिजिक्स का, अगर फर्स्ट नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है कि बेसिक पहले पढ़कर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अब ए वाले चैप्टर से हर को एग्ज़ाम देखिएगा तो 3 से 4 क्वेश्चन बनते रहता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से, ठीक है। तो इसको अच्छा से पढ़ना है पहले और फिर इस पर बहुत सारा क्वेश्चन होगा, 100 से 200 क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होगा। तो सबसे पहले पढ़ने का तरीका भी यही होता है कि पहले तो आप क्या करिए, बेसिक पढ़िए और उसके बाद उस पर MCQ लगाइए, ठीक है। तो इसका MCQ भी लगा लेंगे, पहले इसके हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें मैकेनिक्स में पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले पढ़ना है आपका वेट पढ़ना है, मास पढ़ना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, स्पीड पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है, एक्सेलरेशन पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ जो होता है 1 2 3 तीनों लॉ पढ़ना है और मोमेंटम पढ़ना है, जिसको हम लोग संवेग बोलते हैं, ठीक है। वर्क पढ़ना है, पावर पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है। और एनर्जी में एनर्जी बहुत सारा फॉर्म है, जैसे हीट एनर्जी है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बहुत सारा एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारा फॉर्म है और वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी एनर्जी ना तो बनता है और ना ही क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। वो सिर्फ वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होता है, तो वह भी पढ़ेंगे। तो एक मैकेनिकल एनर्जी है और मैकेनिकल एनर्जी को 2 पार्ट में बांटते हैं। उसका नाम होता है, पहला का होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हिंदी क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। और ये दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी बनता है, यांत्रिक ऊर्जा बनता है। ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए आज का क्लास जो हम लोग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेट पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, मास पढ़ेंगे, ठीक। अगर ये आज खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है वेट और मास के बारे में पढ़ते हैं। ये दोनों से हमेशा क्वेश्चन फंसता है, क्योंकि ये दोनों में थोड़ा सा का अंतर भी है और यहाँ से लोग को लगता है कि ये दोनों सेम ही हैं, लेकिन एक्चुअली में ये सेम होता नहीं है। एक तरफ आप जैसे कि देखते हैं कि मास लिख लेते हैं, मास, और एक तरफ आप लिख लीजिए वेट, लिख लीजिए, ठीक। इसके मतलब होता है आपका भार और इसका मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है इसके मतलब, ठीक। तो वेट और मास होता क्या है, तो सबसे पहला बात समझते हैं हम लोग वेट के बारे में, भार के बारे में। तो भार क्या है, मानिए कि एक ये जो है मार्कर है और एक ऑब्जेक्ट है, ये इसको आप छोड़िएगा तो क्या होगा, ये नीचे गिरेगा, पृथ्वी पर गिरेगा, हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। और अरे भार कहता क्या है कि अगर पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है, वही क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। मतलब पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पर, वही क्या होता है, उसका वजन होता है। तो आखिर में होता क्या है, जो वेट होता है, आप मान लीजिए कि जो फोर्स है, फोर्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि ma होता है, ठीक है, ma होता है। तो कोई वस्तु का मास जो होता है, हम लोग जानते हैं कि m से डिनोट होता है और एक्सेलरेशन से मल्टीपल करके हम लोग फोर्स निकालते हैं। तो इसका कारण क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को क्या करिएगा, उछालिएगा और वो नीचे गिरेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन g हो जाएगा, स्मॉल g। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, गुरुत्वाकर्षण का जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, जो a होता है, और यही जो होता है mg, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेट बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है फॉर्मूला के तरीका से भी। और डिफिनेशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगाया जाता है, जितना लगाया जाता है वही उसका वेट होता है, वजन होता है। पहला बात याद रखना है। द्रव्यमान क्या होता है, तो वस्तु का क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड कितना है, परिमाण क्या है, वही क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है। ये क्या होता है, किसी वस्तु का परिमाण होता है, ठीक।
और ए क्या होता है, तो किसी पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दूसरा बात इसमें डिफरेंस क्या है कि ए जो होता है इसका एसआई यूनिट क्या है, तो न्यूटन है, ठीक, न्यूटन है। और इसका एसआई यूनिट क्या है, तो आपका केजी है। दोनों में डिफरेंस ए है। दूसरा इसमें अगर देखिएगा तो क्या होता है कि न्यूटन तो होता है, दूसरा बात इसमें देखते हैं तो क्या है कि ए एक क्या है, तो सदिश राशि है, सदिश राशि है, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है। और ए एक क्या है, तो आपका अदिश राशि है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और ए एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट एक क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कहते क्या है, पहला लेक्चर में ऐसे पढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। तो स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, तो परिमाण होगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, दिशा इसमें नहीं होगा, और सिर्फ परिमाण होगा। लेकिन सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें आपका परिमाण तो होगा ही, परिमाण तो होगा ही, साथ ही साथ क्या होगा, इसमें दिशा भी आपका होगा, दोनों होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सदिश राशि बोलते हैं। तो वेट एक क्या है, सदिश राशि है, और मास जो है अपना एक अदिश राशि है, और इसका एसआई यूनिट केजी होता है और इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। इतना बात आपको याद रखना है। वेट जो है, फिर से एक बार सुन लीजिए कि वेट जो है पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु पर होता है, ठीक है। और मास जो होता है, दूसरा क्या होता है कि मास जो होता है किसी वस्तु का परिमाण होता है। तीसरा एक याद क्या करना है इसमें कि कोई भी वस्तु का वेट जो होता है जगह जगह पे चेंज होता है, लेकिन मास जो होता है हमेशा एक जैसा बना रहता है। किसी वस्तु का परिमाण चेंज नहीं होता है, मास चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट क्या होता है, चेंज होता है। इसका सही एग्जाम्पल देखना हो तो आप देख सकते हैं खुद पे ही आजमा के। जैसे कि मान लीजिए कि आपका वजन 70 kg है और आप गीला, अभी जैसे कि बारिश का समय है तो मिट्टी पर चलते हैं, पार्क में जाइएगा और चलिएगा तो वहाँ पर देखिएगा कि आपसे, आपके पैर से मिट्टी कम दबेगा, लेकिन आप वही दौड़िएगा वहाँ पे तो देखिएगा कि मिट्टी जो है ज़्यादा दबता है, ठीक है। इसका सिंपल सी कारण क्या है कि आपका जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है वैसे वैसे उसका वजन भी बढ़ते जाता है। ये आइंस्टीन बोले थे, अल्बर्ट आइंस्टीन ये बोले थे। और कोई वस्तु अगर चलते चलते, दौड़ते दौड़ते अगर सनलाइट के स्पीड के इक्वल हो जाए तो उसका वजन कितना हो जाएगा, तो इन्फिनाइट हो जाएगा। दौड़ते दौड़ते अगर कोई वस्तु का सनलाइट के इक्वल स्पीड कर दें तो उसका क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट वेट हो जाएगा। दूसरा बात क्या जानना है कि जैसे सिंपल से एक एग्जांपल और देखिए, बंदूक का आप बुलेट लीजिए और बुलेट से क्या करिए, किसी आदमी को मारिए तो उसको कम नुकसान होगा या नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन वही बंदूक में लोड करके उसको मारिएगा तो वो मर भी सकता है आदमी। इसका सिंपल सी कारण क्या है कि वो जो बंदूक का बुलेट बंदूक में लोड हुआ तो क्या हुआ, उसका स्पीड बढ़ गया, और स्पीड बढ़ने के कारण उसका क्या है कि फोर्स वो ज़्यादा अप्लाई किया आदमी पे, और आदमी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, और वो आदमी उसके कारण मर भी सकता है, ठीक है। सही जगह पे लगा तो ठीक। तो ये बात आपको याद रखना है। तो वेट और मास से अगर क्वेश्चन आए तो अब नहीं छूटना चाहिए, ठीक। और दूसरा इसमें अब पढ़ना है हम लोग को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगला जो पढ़ना क्या है, तो डिस्टेंस पढ़ना है और डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। डिस्टेंस मतलब कि दूरी पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है आपका, डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों पॉइंट, इसको देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। दोनों हिंदी और इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में भी कभी कभी क्वेश्चन पकड़ा जाता है और इंग्लिश में भी कभी कभी क्वेश्चन पकड़ा जाता है, ठीक है। और इंग्लिश वर्ड साइंस में ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो होता है चेंज नहीं करता है एग्जामिनर, लेकिन हिंदी का वर्ड कभी कभी वो चेंज कर देता है, ठीक। इसलिए तो चलिए, डिस्टेंस क्या होता है, सिंपल सी आप बात बताइए कि किसी रास्ता पे आप चलते हैं, किसी पाथ पे चलते हैं, तो आपके द्वारा कवर किया हुआ पाथ ही क्या है, डिस्टेंस है।
सिंपल सी बात। मान लिया जाए कि आप एक शॉप पर जाते हैं और शॉप जाने में जो भी आप पाथ को कवर किए थे, जो भी आप रास्ता को कवर किए थे, वही डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन डिस्टेंस में एक निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है, एक निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए डिस्टेंस जो है एक अदिश राशि है। डिस्टेंस क्या है? तो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी एक दूरी ही है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ होता है, किसी दूरी का शॉर्टेस्ट पाथ है। जैसे कि आप ए पॉइंट से मान लिया जाए कि बी पॉइंट पे जाना है और इसके जाने का रास्ता 3 से 4 है या 5 है। मान लीजिए कि 4 रास्ता है, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी रास्ता है। ये 4 रास्ता है, लेकिन ये चारों पाथ को जब आप कवर करिएगा तो चारों का चारों एक दूरी ही है, लेकिन ए से बी पॉइंट का जो सबसे कम दूरी होगा वही क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बात आपको याद रखना, मतलब कि यही आपका विस्थापन होगा जो सीधा वाला रास्ता होगा। जैसे मैं सिंपल से एक एग्जांपल समझिए कि आपके घर वाले बोलते हैं कि जाओ एक पैकेट दूध लेकर आओ, ठीक है? तो आप दूध लाना है तो आप किसी भी दुकान से ला सकते हैं और इस पर कोई पाबंदी नहीं, और जाकर खरीद कर ले आते हैं, ठीक? तो लाते समय आप लाते हैं तो ये नहीं देखे कि कौन से रास्ता से गए थे, कैसे गए थे, और ये सोचे भी नहीं थे, सिर्फ चले गए और लेकर चले आए, तो वो एक डिस्टेंस कवर किए थे। लेकिन अगर घर वाले बोलें कि जाइए गुप्ता जी के दुकान से लेकर आओ और जल्दी आओ, जितना जल्दी हो सके, तो इसमें आप क्या करिएगा कि जो भी छोटा रास्ता होगा उसको अपनाइएगा, और उसको अपनाते ही आपको इसका मन में मतलब पता था कि डायरेक्शन हमको इस तरह से जाएंगे तो हम जल्दी लौट के वहाँ से आ जाएंगे। तो बस वही होता है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसी बीच के मतलब 2 डिस्टेंस का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, इसलिए एक सादिश राशि है, और डिस्टेंस के पास कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए एक अदिश राशि है। तो ये क्या हो गया? आपका एक सदिश राशि है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो एक सदिश राशि है, क्यों? तो क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है? और इसके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण है, मतलब कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसके पास नहीं है। ये बात आपको याद रखना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये ध्यान देना है, ठीक? चलिए आगे जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें आगे हम लोग को पढ़ना है स्पीड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो स्पीड, स्पीड पढ़ना है, ठीक है? और स्पीड को हिंदी में चाल बोलते हैं। और दूसरा पढ़ना है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को बोलते हैं वेग। अब ये दोनों में थोड़ा सा का अंतर होता है, जिसी के कारण क्या होता है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और एग्जामिनर को तो बस इतना ही चाहिए कि थोड़ा थोड़ा अंतर दिखे और वहीं लड़कन को फंसाना है। तो इसमें होता क्या है, चाल होता क्या है कि मान लिया जाए कि आप स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, और बाइक से कहाँ जाते हैं? 20 किलोमीटर दूरी कवर करते हैं। 20 किलोमीटर दूरी कवर किए और 20 किलोमीटर जाने में आपको 2 आवर लगा। 2 आवर लगा, तो 1 आवर में कितना दूरी कवर किए? तो आप 10 किलोमीटर 1 आवर में किए थे, ठीक है? मतलब 10 किलोमीटर पर आवर से आप गए। और यही आपका क्या होता है? तो चाल होता है। यही आपका क्या होता है? तो स्पीड होता है, ठीक है? यही आपका स्पीड होता है, ठीक? मतलब कि स्पीड इक्वल टू होता क्या है? तो जो भी आप दूरी कवर किए, दूरी और जो भी आपका जो समय लगा, वही आपका क्या है? स्पीड है। मतलब डिस्टेंस बाय टाइम आपका क्या होता है? तो स्पीड कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस बाय टाइम अगर स्पीड इक्वल टू है, स्पीड इक्वल टू अगर डिस्टेंस बाय टाइम है, तो इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा? तो इसका एसआई यूनिट हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस का क्या होता है? तो मीटर होता है, और टाइम का सेकंड होता है, कि मतलब कि मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, ठीक? इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, बस आप गए थे लेकिन किस तरह से गए थे ये नहीं सोचे थे,
तब क्या होगा, आपका स्पीड होगा। सिर्फ आपको बोला जाए कि 10 किलोमीटर जाके आओ, तो ये नहीं कि किस साइड में जाना है, बस जाके आना है। ठीक, तो आपका एक क्या होता है, स्पीड होता है। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है, इस कारण से क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, स्पीड के पास डायरेक्शन न होने के कारण एक अदिश राशि होता है। हम लोग जानते हैं कि जिस राशि के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, उसको हम अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको स्पीड के बारे में याद रखना है। और दूसरा बात हम लोग को क्या देखना है, तो वेलोसिटी देखना है। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी भी डिस्टेंस बाई टाइम ही होता है। बस अंतर क्या है, तो एक सिंपल सी अंतर क्या होता है कि वेलोसिटी इक्वल टू, मतलब कि वेग इक्वल टू आपका डिस्टेंस बाई टाइम ही होता है। बस होता इसमें क्या है कि विथ डायरेक्शन होता है। सिर्फ इसमें अंतर क्या होता है कि इसके पास डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन होने के कारण हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन बाई समय ही क्या है, आपका वेग है, स्पीड है, सॉरी वेलोसिटी है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम ही क्या आपका होता है, वेलोसिटी होता है। मतलब कि जो भी डिस्टेंस बाई टाइम होगा, अगर उसके साथ डायरेक्शन भी होगा तो उसको वेलोसिटी बोल देंगे। ठीक, तो इसका भी अगर एसआई यूनिट निकालिएगा तो एसआई यूनिट भी इसका सेम ही आएगा। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, तो मीटर होता है, और इसका क्या होता है, सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा। लेकिन इसके पास डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, ये एक क्या कहलाएगा, तो एक सदिश राशि कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, चाल आपका क्या होगा, तो अदिश राशि होगा, एक आपका क्या होगा, तो सदिश राशि होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, परिमाण भी है, दोनों है इसके पास। इस कारण से क्या है आपका सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एक टॉपिक है, इसके बाद त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। और वो होता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। तो एक्सेलरेशन जो है आपका, एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण। त्वरण जो है आपका है क्या, ये हमको पहले सबसे पहले समझना है। फिर इसके एसआई यूनिट के बारे में समझना है, फिर एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है, ये भी देख लेंगे। तो एक्सेलरेशन आपका क्या है, जो भी आप वेग में चलते हैं, मतलब कि जो भी आपका वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी में जो भी परिवर्तन आता है, चेंज आता है, और जिस पर यूनिट से आता है, वही एक त्वरण कहलाता है। मतलब कि वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ही क्या है, कि आपका त्वरण है। ये बात आपको याद रखना है। मतलब कि फाइनल वेलोसिटी अगर आपका, अंतिम वेग अगर आपका v है, और आपका प्रारंभिक वेग मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है, u है, तो आपका होगा क्या, टाइम क्या है आपका t है। तो इसका एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, तो v माइनस यू वाई आपका t हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो इसका ऐसा ही यूनिट निकालें तो क्या है, समझिएगा कि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है, और टाइम का क्या होता है, तो सेकंड होता है। ये सेकंड अगर नीचे आ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट आपका क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इसमें यूज हुआ है, तो मतलब वेलोसिटी में तो हम लोग जानते थे कि डायरेक्शन था, तो त्वरण में भी डायरेक्शन होने के कारण ये एक क्या कहलाता है, तो सदिश राशि हो जाता है। ये बात आपको ध्यान देना है, सदिश राशि ही ये भी होता है। मतलब इसके पास भी डायरेक्शन है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, ये भी आपको ध्यान देना है। डायरेक्शन को दिशा बोलते हैं, मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, तो परिमाण बोलते हैं। ये ध्यान में रखना है। ठीक,
इतना बात आपको एक्सेलरेशन से याद रखना है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले आप एक गाड़ी उठाइए और चलना क्या करिए कि प्रारंभ करिए, और चलते चलते आपको मान लीजिए 10 किलोमीटर जाना है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हर समय आपका वेलोसिटी एक ही होगा, ठीक है। आप कहीं कहीं पे गड्ढा आएगा तो वहाँ पर ब्रेक भी लगाइएगा, और कहीं कहीं पे रास्ता अच्छा दिखेगा तो आप क्या करिएगा, स्पीड भी करिएगा, ठीक है। दूसरा बात इसमें क्या याद रखना है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होता है किसी ऑब्जेक्ट का, कार का, बाइक का, वो अगर रुका हुआ है तो उसका क्या होगा, जीरो होगा। ये भी बात ध्यान में रखना है, ठीक है। मान लिया जाए कि ऐसा क्वेश्चन कहता है कि कोई कार है, चलना प्रारंभ करता है, तो चलना प्रारंभ करता है मतलब कि रुका हुआ था और चलना प्रारंभ करता है, तो वहाँ पे u इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। और चलने चलते उसका अंतिम वेलोसिटी v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड है, और उसका टाइम अगर 2 आवर है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप याद रखिएगा कि 30 - 0/2 मतलब कि 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन कहलाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन भी बनता है इससे, न्यूमेरिकल भी आजकल देता है, और इसमें तो रेलवे का एग्जाम में तो न्यूमेरिकल भी आता है, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा छोटा छोटा, एक्सेलरेशन से, स्पीड से, वेलोसिटी से। लेंस का जब पढ़ेंगे लाइट तो उससे क्वेश्चन बनाता है, एनर्जी से बनाता है, पावर से बनाता है, तो यहाँ से फॉर्मूला भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक क्या हो गया, आपका सदिश राशि हो गया, और वेलोसिटी क्या होता है, तो आपका भी सदिश राशि होता है, लेकिन चाल क्या होता है, स्पीड क्या होता है, तो एक अदिश राशि होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला जो हम लोग को पढ़ना क्या है, न्यूटन का 3 लॉ पढ़ना है। न्यूटन का 3 लॉ, तो न्यूटन का 3 लॉ जो है, न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम जो है फिजिक्स में, वो 3 दिए थे। कितना दिए थे, तो 3 दिए थे। 3 में जो फर्स्ट है आपका, कहता क्या है, इसी को इनर्शिया भी कहते हैं, इसी को जड़त्व भी कहते हैं। और इनर्शिया का खोज किसने किए थे, तो गैलीलियो किए थे। इनर्शिया मतलब कि जड़त्व जो गैलीलियो खोज किए थे, और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, दोनों इक्वल है, दोनों सेम है। वो कहता क्या है, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही क्या होता है कि फोर्स का, बल का डिफिनेशन भी मिलता है। तो एक कहता क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ना नहीं चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। और अगर कोई वस्तु गति में है तो तब तक रुकना नहीं चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स न लगे। मतलब इसका कहना क्या है पूरा अगर समझे तो, कि जब कोई वस्तु स्थिर है या कोई वस्तु गति में है, तब तक वो चलना या रुकना नहीं चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, एक्सटर्नल बल अप्लाई ना हो। ये बात आपको याद रखना है। यही फर्स्ट नियम कहता है न्यूटन का, और यही इनर्शिया भी कहता है, जिसको जड़त्व का नियम बोलते हैं, जो गैलीलियो खोज किए थे, ठीक है। और अगर फोर्स का डिफिनेशन देखें तो फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है, बल का, फोर्स माने बल होता है, हम लोग जानते हैं। अब बल का डिफिनेशन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉक्स है, मान लिया जाए कि ए है, और अगर इस पर कोई आप पुश करते हैं, धक्का देते हैं या पुल करते हैं, खींचते हैं, तो ये क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह पर जाएगा। और जो ये पुश और पुल करने में जो आप चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, वही क्या है, फोर्स कहलाता है। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। फोर्स और फोर्स जो है सेकंड लॉ से क्या हुआ था, इसका फॉर्मूला ड्राइव हुआ था। सेकंड लॉ जो था न्यूटन का, उससे फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, लेकिन फर्स्ट लॉ से आपको याद रखना है कि इसका डिफिनेशन, इसका परिभाषा मिला था फर्स्ट नियम से। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड लॉ अगर इसका हम लोग पढ़ते हैं तो सेकंड लॉ क्या कहता है सेकंड लॉ इसका अगर पढ़िएगा तो इसमें क्या कहलाएगा कि जो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम का, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका टाइम का। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टाइम का।
इसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। एम भी को क्या बोलते हैं तो संवेग बोलते हैं, याद रखिएगा, संवेग बोलते हैं जिसको पी से डिनोट करते हैं, और इसको मोमेंटम भी बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी, मोमेंटम भी बोलते हैं। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को घटाते हैं तो क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम, और बाई क्या हो गया, टाइम हो गया। तो ये जो है सेकंड लॉ कहता क्या है कि जो आपका फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम का, संवेग के परिवर्तन में, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है तो समय का, टाइम का है। ये बात आपको याद रखना। और यहीं से क्या होता है कि F बराबर ma आता है। अगर देखना है तो देख लीजिए, जैसे कि यहाँ से m कॉमन करिएगा तो ये v माइनस यू हो जाएगा, बाई t बचेगा। हम लोग जानते हैं कि v माइनस यू बाई टी इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो F प्रोपोर्शनल क्या होगा, एम ए होगा। मतलब कि एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन का। मतलब कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कांस्टेंट इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनल को, तो हम लोग जानते हैं कि एक कांस्टेंट लेते हैं और ए में लिखाता है। अगर के का वैल्यू 1 रखते हैं, पुट करते हैं, तो ही क्या कहलाता है कि एफ इक्वल टू आपका एम ए हो जाता है, जो फोर्स का यहाँ से फॉर्मूला मिलता है। सेकंड लॉ से क्या मिलता है तो आपका फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, और फर्स्ट लॉ से क्या मिलता है तो आपको डिफिनेशन मिलता है। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, सेकंड लॉ ए हुआ। तो फोर्स का आखिर में एसआई यूनिट क्या होता है ये भी देख लीजिएगा। तो फोर्स इक्वल टू हम लोग देखें कि एम ए होता है, तो एम का क्या होता है, मास का क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि केजी होता है। और एक्सेलरेशन को अभी बताए थे कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा रहेगा कहीं पर एसआई यूनिट। और इसी को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं, टन भी बोलते हैं, और इसको एन से क्या करते हैं तो डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मतलब फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया तो आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको न्यूटन बोलते हैं। दोनों लिखा रह सकता है, ये बात आपको ध्यान में देना है। ठीक है, ये एक क्या है तो ये भी एक आपका सदिश राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये ध्यान देना है, वेक्टर क्वांटिटी है। और क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी होता है और परिमाण भी होता है। जिस राशि के पास परिमाण भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो वो क्या कहलाएगा तो आपका सदिश राशि कहलाएगा। आपको देखना है तो आप जैसे कि किसी टेबल को ऊपर से दबाइएगा, तो आपको ये पता है कि हम फोर्स जो लगा रहे हैं अप से डाउनवर्ड लगा रहे हैं। ठीक है, आप किसी दीवार को लगाइएगा तो आप देखिएगा कि आप हॉरिजॉन्टली उस पर फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्शन पता होता है। तो जब भी कभी फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन पता होता है। और डायरेक्शन पता होने के कारण और मैग्नीट्यूड होने के भी कारण, किसी वस्तु में तो परिमाण होगा ही, तो परिमाण होने के कारण क्या होता है कि ये क्या होता है, सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक, तो इतना आपको सेकंड लॉ में जानना है, सेकंड लॉ में जानना है इतना आपको। और इसके बाद आपका क्या है तो थर्ड लॉ है, थर्ड नियम है न्यूटन का, थर्ड नियम। तो थर्ड नियम क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है ए और इधर से कोई ऑब्जेक्ट है बी, और ये जो ऑब्जेक्ट है अगर बी में जाकर टकराता है, तो अगर कोई ए ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे, बी वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, तो बी ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स लगाएगा, उतना ही प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी हाथ से इस हाथ पर दबाइएगा तो आपका हाथ दायां तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो भी इतना ही फोर्स लगाए, नहीं तो ये क्या करेगा, धक्का दे देगा इसको। तो न्यूटन का थर्ड लॉ सिंपल से क्या कहता है कि क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है, और फोर्स जो लगता है इक्वल लगता है। ठीक है, कितना लगता है तो इक्वल लगता है। मतलब ए ऑब्जेक्ट अगर बी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा तो बी ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स उस पर लगाएगा, मतलब ए पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये न्यूटन का 3 लॉ था, और फर्स्ट लॉ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, सेकंड लॉ से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन फर्स्ट लॉ से ज़्यादा बनता है। जैसे कि उसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि आप दर्री एक लिए और दर्री को डंटा से पीटने लगें, तो पीटने लगें तो क्या होता है कि दर्री से धूल जो है बाहर निकल जाता है। तो इस किस लॉ से होता है, न्यूटन के किस लॉ से होता है या किस नियम से होता है, 4 ऑप्शन देगा एमसीक्यू में। तो ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ से होता है। ठीक है, पेड़ को हिलाएं तो सारा पत्ता या फल गिर जाता है, लेकिन
ठीक, पेड़ नहीं गिरता है तो ये न्यूटन के किस लॉ से होता है, तो फर्स्ट लॉ से। दूसरा बात इसमें और भी देखते हैं कि गाड़ी एक स्टार्ट कर देते हैं तो चलना प्रारंभ करते हैं तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो न्यूटन के किस लॉ से होता है, तो फर्स्ट लॉ से होता है। ये सारे पढ़ेंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर गाड़ी एक रुकता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, तो ये किस लॉ से होता है, तो फर्स्ट लॉ से होता है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, तो हम लोग को याद रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगला जो भी इसमें टॉपिक बचा हुआ है, वर्क बचा हुआ है आपका पावर और ऊर्जा में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना भी है, तो उसको हम लोग अलग कर लेंगे, कल कर लेंगे उसको। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।